हेलो एवरीवन। तो डियर कैसे हैं आप सब। तो डियर आज की क्लास में ना हम लोग एसएसटी का क्लास 6 का चैप्टर 1 लेके आए हैं, क्या कब कहाँ और कैसे। और डियर जैसे कि आपको पता होगा सीटेट के लिए क्लास 6 to 8 की जो बुक है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसकी एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट जो है हमें पढ़ना जो रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का जो चैप्टर है देखिएगा इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो डियर किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए स्पेशली अगर बात करते हैं हम लोग टीचर लेवल एग्जामिनेशन के लिए 6 to 8 की बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो डियर हम यहाँ पे उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो डियर यहाँ पे चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो डियर अतीत के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि वहाँ के उस समय लोग क्या खाते थे, कैसे घर में पहनते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, या उस समय के जो पशुपालक थे, कृषक थे, शासक थे, व्यापारी थे, उसके जीवन में भी हम लोग बहुत चीज़ जान सकते हैं और जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी का पता लगाओ, नर्मदा नदी कहाँ है। तो डियर उसमें क्या था कि यहाँ पे आरंभिक लोग जो रहे थे वो कुशल आपका संग्राहक थे, जो कि क्या करते थे जंगल में जो भी आपका रहता था, जंगल के आपका फल हुआ, फिर जंगल में वो शिकार करते थे, इस तरीके से वो अपना मतलब कि ज़िंदगी जो है यापन किया करते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सब पहले हम लोग देखते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ है। तो डियर देख सकते हैं यहाँ पे नर्मदा नदी जो है आपका मानचित्र में आपका बिल्कुल सेंटर पे है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए कि अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। देख लीजिए सुलेमान और किरथर पहाड़ी का है, तो ये उत्तर पश्चिम में है। याद रखिएगा कि किरथर और सुलेमान पहाड़ी जो है कहाँ है। तो डियर ये आपका उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व बोल रहा है। ठीक है, कितना याद रखिएगा, 8,000 वर्ष पूर्व यहाँ पे सबसे पहले गेहूँ उगाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि उत्तर पश्चिम के जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी में है सबसे पहले क्या उगाया गया था, तो गेहूं उगाया गया था। और कितना हजार वर्ष पूर्व, तो 8,000 वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है, और डियर सबसे पहले कौन सा जानवर को पालतू बनाया गया था, देख लीजिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन काफ़ी किसी भी एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा कि सबसे पहले कौन सा फसल को उगाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका गेहूं को उगाया गया था सबसे पहले। ठीक है, और कौन कौन सा जानवर को पहले पालतू बनाया गया था, तो भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय और बैल हो गया। ठीक है, भेड़, बकरी, गाय और बैल को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। देखिए यहाँ पे उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। देख लीजिए उत्तर पूर्व में क्या है आपका गारो है। ठीक है, इसके बाद आपका मध्य भारत में क्या है, विंध्य पहाड़ियों है। ठीक है, देख लीजिए विंध्य पहाड़ी जो है ये आपका कहाँ है। तो डियर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गारो पहाड़ियाँ कहाँ है, यहाँ पे उत्तर पूर्व में गारो, यहाँ पे देख सकते हैं गारो पहाड़ियाँ ये उत्तर पूर्व में है। ठीक है, तो आप पहले ये याद रखिएगा कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ है, तो भाई गारो पहाड़ियाँ जो है ये आपको उत्तर पूर्व में है। और ये विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ है, तो ये मध्य भारत की में है। ठीक है, नर्मदा नदी भी सेंटर में है आपका, और विंध्य पहाड़ियाँ भी जो है सेंटर में है, यानी मध्य भारत में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो डियर यहाँ पे क्या हुआ था कि आपका इसमें सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था। तो कृषि का विकास मतलब आपका सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बाद कहाँ हुआ था, तो आपका मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में हुआ था। और यहाँ पे सबसे पहले चावल उगाया गया था। क्या उगाया गया था, याद रखिएगा सबसे पहले चावल उगाया गया था। तो चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया था, तो याद रखिएगा आपका मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में सबसे पहले चावल उगाया गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब डियर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। देखिए सहायक नदी किसको कहते हैं, तो सहायक नदी क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, उन्हें कहते हैं जो कि बड़ी नदी में जाके मिल जाती है, उसको हम लोग सहायक नदी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि लगभग आपका 47 वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि यहाँ पे कुछ आरंभिक नगर जो है आपका फले फूले। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आपका
सिंधु और इसकी सहायक नदियों में क्या हुआ था कि सबसे पहले 47 वर्ष पूर्व कुछ आपके आरंभिक नगर जो है फले फूले थे। फिर गंगा एवं इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो डियर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि गंगा में आपका नगरों का विकास कब हुआ था, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले गंगा में आपका नगरों का विकास हुआ था। तो याद रखिएगा गंगा में नगरों का विकास कब हुआ था, तो भाई 25 वर्ष पूर्व आपका नगरों का विकास गंगा में हुआ था, गंगा नदी के किनारे में हुआ था, गंगा में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध था और वर्तमान में देखिए गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है ना, उसमें प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। अब जो है उसको बिहार के नाम से जाना जाता है। और उस समय के सबसे जो शक्तिशाली आपके शक्तिशाली था उनमें कौन था, और विशाल राज्य था। ठीक है, ये मगध यानी उस समय ये बहुत ही शक्तिशाली और विशाल राज्य था। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देख लीजिए डियर, अब यहाँ से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी एक बार देख लीजिए कि लोग सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते हैं। तो डियर अभी भी यात्राएं जो है ट्रैवल हम लोग क्यों करते हैं, तो ट्रैवल हम लोग क्यों करते हैं ये तो आपको पता है। एक जगह से दूसरी जगह लोग क्यों जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह लोग जो है अपना व्यापार करने के लिए जाते हैं, अपनी ज़िंदगी यापन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो उस समय जब जाते थे तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जरा सोच सकते हैं, क्योंकि उसमें पहाड़ था, पर्वत था, समुद्र था, उपमहाद्वीप था। ठीक है, और अनेक प्रकार का आपका प्राकृतिक सीमा था जिसको पार करके वहाँ पे मतलब कि यात्राएं की जाती थी। अब तो बहुत ही आसान हो गया, अब तो आदमी बैठे बैठे कहीं पे मतलब अब तो आदमी बहुत ही आसान तरीके से ट्रेन से, गाड़ी से, प्लेन से, शिप से आपका एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते थे। लेकिन उस समय जो है ना बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं डियर कि आधुनिक दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता हो। और दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। ठीक है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दक्षिण एशिया को। डियर यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संचित रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों और को अपनाते रहे। तो यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बताइए अगर मान लीजिए एक भी कोई लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो क्या होता है, या तो वहाँ की वो संस्कृति को सीखते हैं या अपनी संस्कृति वहाँ जाके बताते हैं। ठीक है, तो जब इस तरीके से आना जाना होता है तो होता क्या है, यहाँ पे संस्कृति जो होती है समृद्ध होती है। ठीक है ना, तो वही चीज़ हुआ, ये जो आवागमन हुआ था इसके कारण वहाँ की संस्कृति की और उसकी परंपराओं में क्या हुआ था, समृद्धि दिखा गया था। ठीक है, यानी वो नेक्स्ट पॉइंट है आपका देश के नाम। तो ये देख लीजिए देश के नाम। ठीक है, सबसे पहले देश का नाम कैसे पड़ा, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इंडिया या भारत इसका नाम का प्रयोग कैसे हुआ था। तो देखिए इंडिया का जो नाम का प्रयोग हुआ था ना, ये इंडस से हुआ था। किससे हुआ था, तो ये इंडस से हुआ था। और इंडस जो है ना इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। ठीक है, तो डियर यहाँ पे क्या हुआ था कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से, ठीक है, याद रखिएगा कि 2500 वर्ष पूर्व कहाँ से, तो पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथा इंदोश और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर पश्चिम की ओर से जो ईरानी या यूनानी लोग आए थे वही लोगों ने आपका इस भूमि देश को क्या नाम रखा था, इंडिया रखा था। ठीक है, अब देख लीजिए डियर कि भारत नाम का भारत जो वर्ड है इसका प्रयोग कैसे हुआ, तो इस समय क्या हुआ था कि उत्तर पश्चिम में
आपका जो रहने वाले कुछ लोग थे या कुछ समूह थे, तो उसके लिए ये जो नाम जो है आपका मतलब उनकी उन समूह के लिए ये नाम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और ये बात है आपका 3500 वर्ष पुरानी बात है, ठीक है। तो दोनों का याद रखिएगा, ये 2500 वर्ष पुरानी है आपका आपका इंडस वाला बात, और ये जो भारत वाला बात जो है ये 3500 वर्ष पुरानी है, जो कि आपका कृति ऋग्वेद में भी इसकी जो उल्लेख मिलता है। कहाँ इसका उल्लेख मिलता है डियर? तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है कि 3500 वर्ष पुराने समय में क्या हुआ था कि आपका उत्तर पश्चिम में क्या हुआ था कि उत्तर पश्चिम में कुछ समूह के लोग रहते थे, और उस समूह के लोग के लिए आपका भारत का नाम जो है प्रयोग किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए डियर कि तार पत्रों में बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। देखिए ये पांडुलिपि जो है लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए कब लिखी गई थी? तो 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी, ठीक है। देखिए किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काट कर उनको अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, और भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो एक बात याद रखिएगा, इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किताब बनाने के लिए किसके पत्तों की प्रयोग किया जाता था? तो याद रखिएगा तार के पत्तों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और किसकी छाल से जो है पांडुलिपि बनाई जाती थी? तो याद रखिएगा भुज पेड़ की छाल से पांडुलिपि बनाई जाती थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक तरह का पांडुलिपि है जो कि भुज के छाल से बनाया गया है, ठीक है। तो डियर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप चाहते हैं कि हम ऐसी एनसीईआरटी की एक ही चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है आपके पास ला के रखो ताकि आपको हर चीज़ पढ़ना ना पड़े, तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि हमको इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो प्लीज़ डियर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मतलब कि कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अतीत के बारे में हम कैसे जानें। तो डियर अतीत के बारे में हम बहुत ही अलग अलग तरीके से जान सकते हैं, जिसमें से एक तरीका जो है लिखी हुई पुस्तक को ढूंढना, ठीक है। ये पुस्तक जो रहती है ना हाथ से लिखी हुई रहती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसका वर्ड क्या हो जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट हो जाता है। मैन्यू मतलब होता है हाथ से, तो हाथ से लिखा हुआ है इसलिए ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी में हम लोग बोले तो उसको हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। तो आपको पता है ना कि तार पत्रों से बनाया गया था, और तार पत्र जो है अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से ये पांडुलिपि जो है तैयार की जाती है, ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है डियर। यहाँ पे देखिए डियर अब इस पांडुलिपि से हम लोग को बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे उस समय राजा के बारे में, ठीक है, उस समय की जो औषधि थी उसके विज्ञान के बारे में, हाँ उस समय के विज्ञान के बारे में, उस समय जो कविताएं थी, महाकाव्य थी, ठीक है, उसकी संस्कृति के बारे में। तो बहुत सारी यहाँ पे हमें जानकारियाँ मिलती है। इसके अलावा जो है हमें आप उस समय के जो राजा रानी थे उसमें क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ये सब भी जानकारियाँ हम लोग को मिलती है, ठीक है। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो देख लीजिए डियर कि अफगानिस्तान के कंधार से आपका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कब का है? तो लगभग 2250 वर्ष का है, पुराना है, ठीक है। और ये अभिलेख जो है आपका अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। तो डियर क्वेश्चन देख लीजिए कि अशोक नामक शासक के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया अभिलेख आपको कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा ये जो अभिलेख है आपका अफगानिस्तान के कंधार से मिलता है, जो कि आपका 2250 वर्ष पुराना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। डियर लिपि होता क्या है? देखिए जब हम लोग बात करते हैं तब तो हम लोग लैंग्वेज का भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम लोग कुछ लिखते हैं तब हम लोग लिपि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है, ठीक है। तो डियर ये जो मतलब अभिलेख जो मिला आपको, ठीक है, तो उस समय आपका जो यूनानी तथा अरामेइक जो है ये आपका दो भिन्न जो लिपि जो है या भाषा थी, ठीक है। देखिए
तो डियर उसमें बहुत सारी वस्तुओं का भी आपका प्रयोग किया जाता था, तो ऐसी वस्तुओं का भी हम लोगों को यहाँ पे जानकारी मिलती है। ठीक है, देखिए पुरांत एक वर्ड है आपका, पुरातत्वविद किसको कहते हैं? तो डियर पुरातत्वविद जो है, जो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, कैसी वस्तु? तो जो आपका अतीत में जो चीज़ें मिलती है, ठीक है, तो उसके बारे में जो जानकारी इकट्ठा करता है, उनका जो अध्ययन करते हैं, उन्हें हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, तो डियर पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। तो डियर किसका अध्ययन करते हैं? तो ये तो पता चल गया आप लोगों की कि आपका जो मतलब कि जो पत्थर ईंट सो जो इमारत मिलती है, जो आपका चित्र मिलता है, जो मूर्ति मिलती है, ठीक है, जो औजार मिलता है, जो आपका हथियार मिलता है, बर्तन मिलता है, आभूषण मिलता है या सिक्के मिलते हैं, कुछ भी मिलते हैं, तो उसका जो भी अध्ययन करता है उसको हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए डियर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपका एक प्राचीन नगर में प्राप्त इस तरह के पात्रों का प्रयोग जो है आपका 4700 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है, इस तरीके से जो आपका पात्रों का जो प्रयोग किया गया था, कब किया गया था? तो 47 वर्ष पूर्व। ठीक है, यहाँ पे एक पुराना चांदी का सिक्का भी मिला था। डियर याद रखिएगा, एक पुराना चांदी का सिक्का भी मिला था और इस तरह का सिक्का जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। तो ये याद रखिएगा, ये जो सिक्का जो है प्राप्त हुआ है ये 2500 वर्ष पूर्व पहले होता था। ठीक है, तो डियर ये जो वनस्पति जो होते थे ना, उसको मतलब कि उसका अवशेष मतलब बचना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो तो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे आपका चिड़िया हो गया, जानवर हो गया, चाहे उसकी हड्डियाँ जो होती थी, ये सब जो है मिल जाती थी, जिससे जो है अतीत की जानकारी मिलने में थोड़ी ईजी पड़ जाता था। मतलब उससे अतीत की जानकारी मिलना जो है, अतीत के बारे में हम लोग जान सकते थे। ठीक है, डियर यहाँ पे एक देखिए, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत को प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो डियर ये जो आपका इतिहासकार है या पुरातत्वविद जो है, ये क्या करते हैं? मान लीजिए आपको कुछ भी मिल गया तो उसको एक स्रोत की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर वो उससे क्या करते हैं? अतीत के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ कि चिड़िया का हड्डी मिल गया, मछली का हड्डी मिल गया, तो फिर अब उस समय जानेंगे कि उसमें कैसा चिड़िया था, क्या था। इस तरीके से उन लोग क्या करते थे, उसको एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते थे, फिर उसके बाद उसे अतीत के बारे में जानकारियाँ जो है इकट्ठा करते थे। तो समझ में आ गया इतिहासकार और पुरातत्वविद किसको कहते हैं। तो ये एक तरह का जासूस की तरह है, तो ये इस वर्ड को याद रखिएगा, क्योंकि ये सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अतीत एक या अनेक। अब डियर अतीत एक या अनेक, इसमें क्या है ना कि देखिए अतीत तो हमेशा अनेक रहेगा, एक तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई राजा था, कोई आपका भिखारी था, कोई आपका शिकारी था, कोई आपका मछुआर था, कोई संग्राहक था, तो सबकी अतीत जो है अलग अलग होती थी। ठीक है, इसलिए अतीत जो है अनेक है, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट देखते हैं तिथियों का मतलब। देखिए डियर, अगर आपको कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगी। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म की तिथि से की जाती है। याद रखिएगा डियर कि जो वर्ष की जो गणना होती है ना, ये आपका ईसा मसीह की जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है, अतः 2 वर्ष कहने का तात्पर्य ये होता है कि ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष के बाद से है, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ जो है वो ईसा पूर्व कहलाती है। तो इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है डियर, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इतिहास
और तिथियाँ। देखिए इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपका। पहले बीसी, बीसी मतलब हम लोग कह सकते हैं हिंदी में ईसा पूर्व। अगर इसका पूरा फुल फॉर्म बोले तो बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी हम लोग ईसा पूर्व होता है, ठीक है। कभी कभी हम लोग एडी भी देखने को मिलता है, तो एडी मतलब होता है आपका एनो डोमिनी। ये जो है ना एक तरह का लैटिन शब्द से बना हुआ है। कैसा शब्द से बना हुआ है? लैटिन शब्द से बना हुआ। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ठीक है। कभी कभी हम लोग एडी की जगह जो है सीई तथा बीसी की जगह जो है बीसी का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी एडी की जगह हम लोग सीई और बीसी की जगह हम लोग बीसीई का प्रयोग करते हैं। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का प्रयोग जो रहता है बिफोर कॉमन एरा। देख लीजिए सीई मतलब क्या होता है आपका कॉमन एरा, ठीक है। सी का फुल मतलब सी मतलब कॉमन और ई मतलब एरा, ई आर ए कॉमन एरा, ठीक है। और बीसीई मतलब क्या होता है हम लोग बिफोर कॉमन एरा। बी से बिफोर, सी से कॉमन और ई से एरा, बिफोर कॉमन एरा होता है, ठीक है। देखिए इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों की इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी, देखिए बीपी अक्षर का प्रयोग होता है। बीपी मतलब क्या होता है? तो बिफोर प्रेजेंट होता है। बीपी मतलब क्या होता है डियर? तो बी मतलब बिफोर, बी मतलब प्रेजेंट होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं डियर। अब आप जल्दी से बताइए कि नर्मदा घाटी, ठीक है, इसमें क्या होगा, और मगध। आप अच्छे से देख लीजिए, ये आपका होमवर्क हो गया क्योंकि अभी हम लोग पढ़ा चुके हैं कि गंगा घाटी में कब आपका स्टार्ट हुआ था नगर, ठीक है। गारो पहाड़िया में आपको सबसे पहले क्या हुआ था, और मगध जो है ये क्या है आपका पहला बड़ा राज्य था, पता है आपको, ठीक है। और ये जो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ में क्या था, नर्मदा घाटी। तो अभी हम लोग सब चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का ये जो है ये आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यहाँ पे देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट तिथि है, जैसे कृषि का आरंभ जो है हम लोग डिस्कस किए थे कि ये 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। और सिंधु सभ्यता की प्रथम नगर जो है ये 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। और ये गंगा घाटी में नगर जो है मगध का बड़ा राज्य ये 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और वर्तमान जो है ये लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है। तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसको ध्यान में रखिएगा। और बाकी का जो ये है ये आपका होमवर्क हो गया, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो डियर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और